ठीक। क्लास फाइबर की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स भी एक पॉलीमर्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था प्लास्टिक एक पॉलीमर्स है, बिल्कुल इसी तरह से फाइबर भी पॉलीमर्स होते हैं, और फाइबर्स भी पॉलीमर हैं और बनते किससे हैं, पॉलीमराइजेशन से, जाहिर है। लेकिन यहाँ भी जो पॉलीमराइजेशन होती है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के मतलब आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिए थे प्लास्टिक में, कि मतलब पॉलीमर तो बन रहा है लेकिन पॉलीमर के साथ साथ कोई सिंपल मॉलिक्यूल भी बन रहा है। अब फाइबर्स की एग्जांपल्स क्या हैं आपके पास, नायलॉन और ट्राइलिन। ट्राइलिन हम पॉलिस्टर को कहते हैं, पॉलिस्टर आपने सुना होगा ना, पॉलिस्टर का कपड़ा आता है तो उसे हम ट्राइलिन भी कहते हैं। सो फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स मैन मेड पॉलीमर्स हैं। मैन मेड पॉलीमर्स का मतलब हम खुद इंडस्ट्री में बनाते हैं, प्लास्टिक भी हम इंडस्ट्री में बनाते हैं, फाइबर्स भी हम इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, ठीक है। बस प्लास्टिक को आप एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन दोनों से बनाते हैं। प्लास्टिक जब हम पढ़ रहे थे तो जो आपके पास थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक थी, थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक को हम एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनाते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से प्रिपेयर करते थे, ठीक है। लेकिन फाइबर्स को हम सिर्फ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से प्रिपेयर करते हैं, और जिसकी एग्जांपल्स हमारे पास है नायलॉन और ट्राइलिन। ट्राइलिन हम पॉलिस्टर को कह रहे हैं, ठीक है। प्लस फाइबर्स के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं रेयन। रेयन आप कब यूज करेंगे, जब आप फाइबर को किससे मिला के बनाएंगे, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक केमिकल होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल है, जो कि आपको प्लांट सेल से मिल रहा होता है। प्लांट की जो आउटर वॉल होती है, सेल वॉल, वहां पे हमारे पास एक केमिकल डिपोजिट हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं सेल्यूलोज। सो अगर आप फाइबर सेल्यूलोज से बना रहे हैं तो आप उसे किसका नाम देंगे, रेयन का, ठीक है। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, आप सेल्यूलोज के साथ आप कुछ भी अटैच कर दीजिए, जैसे नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दीजिए, नाइट्रो ग्रुप का मतलब होता है NO2, आप NO2 अटैच कर दीजिए तो नाइट्रो सेल्यूलोज बन जाएगा। आप CH3 C अटैच कर दीजिए तो आपके पास क्या बन जाएगा, सेल्यूलोज एसीटेट। मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। देखिए सेल्यूलोज के साथ हमें और भी कुछ मिक्स करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के साथ मैं मिक्स कर रहा हूँ NO2, ठीक है। आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, नाइट्रोसेल्यूलोज। इसी तरह से लेकिन अगर आप सेल्यूलोज के साथ क्या मिक्स कर दें, CH3 सॉरी CH3 COO, अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, सेल्यूलोज एसीटेट या एसीटो सेल्यूलोज एसीटेट, ठीक है। डिपेंड कर रहा है आप क्या मिक्स कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने सेल्यूलोज लाजमी लेना है। अगर आप सेल्यूलोज से प्रिपेयर करेंगे तो वो प्रिपरेशन आपकी कहलाएगी रेयन, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात याद रख लीजिए, अब आपको पता है रेयन हम किसे कहते हैं, रेयन हम इसे कहते हैं कि वो फाइबर जो कि प्रिपेयर किया जाए सेल्यूलोज से। इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब आप इसे विस्कस रेयन कब बोलेंगे, आपने विस्कस रेयन कब बोलना है, एक होता है रेयन, एक होता है विस्कस रेयन। विस्कस का मतलब होता है थिक, ठीक है। अगर आपका रेयन थिक है तो फिर वो विस्कस रेयन कहलाएगा। इसका मतलब आप जो सेल्यूलोज से फाइबर तैयार कर रहे हैं और अगर आप उसे थिक कर दें, ठीक है, अगर वो मटेरियल गाढ़ा है तो डेट इज कॉल्ड विस्कस रेयन। तो हम पहले रेयन बनाते हैं, फिर हम उसे हार्ड कर देते हैं, सॉरी थिक कर देते हैं, गाढ़ा कर देते हैं, तो वो विस्कस रेयन बन जाता है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, फाइबर्स भी पॉलीमर्स हैं जैसे प्लास्टिक थी, ठीक है, लेकिन इसे आप किससे बनाएंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। एग्जांपल्स क्या है, नायलॉन है और ट्राइलिन है। ट्राइलिन मैं फिर बता रहा हूँ पॉलिस्टर को कहते हैं। अगर आप फाइबर किससे प्रिपेयर करें, सेल्यूलोज से प्रिपेयर करें, तो आप उसे किसका नाम देंगे, रेयन। अब सेल्यूलोज के साथ आप कोई भी केमिकल अटैच कर सकते हैं, कोई ग्रुप अटैच कर सकते हैं, जैसे नाइट्रो, जैसे एसीटेट। उसके बाद आ जाइए एडवांटेजेस क्या है कि हम इंडस्ट्री में फाइबर्स बना क्यों रहे हैं। देखें, एक फाइबर तो नेचुरल होता है जिसे हम कहते हैं रेशम, ठीक है, और भी नेचुरल है, कॉटन भी नेचुरल होती है। तो कुछ फाइबर्स हैं जो कि नेचुरल हैं और कुछ फाइबर्स जो है कि हम इंडस्ट्री में बना रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आपके पास फाइबर नेचुरल है तो उससे आपको एलर्जी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल फाइबर आपके पास कहाँ से आता है, सिल्क वॉर्म से आता है। एक ट्री होती है जिसे हम कहते हैं मलबेरी ट्री, शहतूत का एक दरख्त होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक कीड़ा होता है जिसे हम कहते हैं सिल्क वॉर्म। वो कंटिन्यूसली उस दरख्त की चाल को खा रहा होता है स्लोली स्लोली, और अपने अंदर जो है वो सेल्यूलोज को बिल्ड कर रहा होता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, उस सेल्यूलोज को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट पे एयर आके लगती है, वो ऐसा ऐसा ड्राई होता है, और ड्राई होने के बाद वो क्या फॉर्म कर लेता है, एक फाइबर फॉर्म कर लेता है।
क्योंकि वो आप एक इंसेक्ट से प्रिपेयर करते हैं, नेचुरली इंसेक्ट से प्रिपेयर हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको एलर्जी हो। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को रेशम के कपड़े से एलर्जी होती है, क्योंकि वो नेचुरल है, नेचुरल इंसेक्ट से बन रहा है, इंसेक्ट्स के कुछ सेल्स भी उसमें आ जाते हैं। सो वो एक अलग कंडीशन है। तो इसलिए हम सिंथेटिक पे भी चले जाते हैं, क्योंकि जब आपको बहुत ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है तो फिर आप सिंथेटिक को फॉलो करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि आपको एलर्जी नहीं होती। ठीक है, सो एडवांटेजेस क्या है? एक तो मैंने आपको बता दिया कि इससे एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते जो इंसेक्ट्स की वजह से हो रहे थे। इसके अलावा कपड़े का वेट बहुत लाइट होता है, जबकि रेशम का कपड़े देखो बहुत हैवी होता है। फिर आप इस पर आयरन आराम से कर सकते हैं, जबकि रेशम पे आप आयरन आराम से नहीं कर सकते। इसके अलावा सॉफ्टनेस होती है कपड़े के अंदर, और हीट रिटेंशन होती है। हीट रिटेंशन है, हीट कंडक्टिविटी है, जब भी आप इस्त्री उस पर आसानी से कर रहे हैं। ठीक है, आसान से टॉपिक का कुछ नहीं है। फाइबर्स हैं, पॉलीमर्स हैं, प्रिपेयर किससे कर रहे हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। एग्जांपल्स क्या है? नायलॉन, ट्राइलिन। ट्राइलिन का मतलब पॉलिस्टर। अगर वही फाइबर आप सेलुलोज से प्रिपेयर करेंगे, रेयॉन कहलाएगा, और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल्स क्या है? सेलुलोज एसीटेट और नाइट्रोसेलुलोज। एडवांटेजेस क्या है? एलर्जिक रिएक्शंस नहीं हो रहे, कपड़ा लाइट है, प्रेस आसानी से कर सकते हैं, सॉफ्ट है, हीट को रिटेन कर रहा है, खत्म। उसके बाद आपके सिलेबस के अंदर इसकी 3 प्रिपरेशन हैं। एक पॉलिस्टर के लिए है, ठीक है, एक आपके पास नायलॉन के लिए है, और एक विस्कस रेयॉन के लिए। तो तीनों को एक करके देख लेते हैं। प्रिपरेशन थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन हम देख लेते हैं। नायलॉन, नायलॉन किससे बनता है? इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। अच्छा देखिए, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हमें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि केमिकल नेम लिखा है, केमिकल नेम को हम डिस्कस कर सकते हैं चाहे तो। देखें, हेक्सा का मतलब होता है 6। ठीक है, हेक्सा अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो समझ जाएगा उसके मतलब होते हैं 6। मिथाइलिन, मिथाइलिन हम कहते हैं CH2 को। फिर डाई, डाई हम यूज करते हैं 2 के लिए। अमाइन का मतलब होता है NH2। ठीक है, हेक्सा का वर्ड कहीं भी आएगा, हेक्सा का मतलब होता है 6, मिथाइलिन का मतलब होता है CH2, डाई का मतलब होता है 2, और अमाइन का मतलब होता है NH2। तो इस केमिकल का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, इसे देख लीजिए ज़रा जल्दी से। ये देखिए, डाईअमाइन, आपके पास अमाइन 2 दफ़ा थे तो हमने कॉर्नर्स पे NH2 लगा दिया। और हेक्सामिथाइलिन CH2 आपके पास कितनी दफ़ा थे? 6 दफ़ा थे। हेक्सामिथाइलिन है तो CH2 ब्रैकेट में लिख के मैंने बाहर यहाँ पे 6 लिख दिया। ये हो गया हेक्सामिथाइलिन, और अमाइन और अमाइन ये हो गया डाईअमाइन। तो हेक्सामिथाइलिन डाईअमाइन का फॉर्मूला होता है NH2 CH2 × 6 × NH2। उसके बाद आपके पास क्या है? एडिपिक एसिड। देखें, एडिपिक एसिड का फॉर्मूला हम लिख नहीं सकते खुद से, हमें याद करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एक केमिकल नेम है, ये आपको शो कर रहा है इसके अंदर ये चीज़ें हैं, लेकिन एडिपिक एसिड एक कॉमन नेम है। जैसे विनेगर, विनेगर समझ के, विनेगर एक केमिकल नेम नहीं है, एसिडिक एसिड एक केमिकल नेम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड एक केमिकल नेम है। सल्फ्यूरिक एसिड सुन के मुझे कुछ ना कुछ समझ आएगा कि इसमें कौन से केमिकल्स यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ किंग ऑफ कंपाउंड, तो किंग ऑफ कंपाउंड एक कॉमन नेम है, उसमें केमिकल शो नहीं हो रहा। अगर मैं आपसे कहता हूँ ब्लू स्टोन, ब्लू स्टोन से आपको नहीं पता कि केमिकल क्या है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कॉपर सल्फेट तो आप फॉर्मूला बना लेंगे। तो कुछ नाम होते हैं जो कि केमिकल नेम्स होते हैं, कुछ नेम्स होते हैं जो कि कॉमन नेम्स होते हैं। कॉमन नेम्स देख के हम पिक नहीं कर सकते कि उसके अंदर कौन सा केमिकल है, लेकिन अगर केमिकल नेम लिखा है तो हम बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। जैसे हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एक केमिकल नेम है, तो केमिकल नेम के अकॉर्डिंगली मैंने इसका फॉर्मूला बना दिया। लेकिन एडिपिक एसिड एक कॉमन नेम है, तो इसका फॉर्मूला हमें मजबूरी याद करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, आपने दोनों कॉर्नर्स पे COOH लगाना है, और बीच में जहाँ पे आप हेक्सामिथाइलिन एडिपिक हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन के अंदर जहाँ पे आप 6 CH2 लेते थे, बस यहाँ पे आपने 4 लेने। सो NH2 की जगह आप COOH लिख कर देंगे, और CH2 की जगह CH2 जो 6 थे उसकी जगह आप 4 कर देंगे। अब इसका केमिकल नेम क्या होगा? इसका केमिकल नेम होगा टेट्रामिथाइलिन। ठीक है, याद आपने नहीं करना, मैं वैसे ही आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, टेट्रामिथाइलिन। अब टेट्रामिथाइलिन जैसे ही आप देखेंगे आप समझ जाएंगे, टेट्रा हम 4 के लिए यूज करते हैं, मिथाइलिन हम CH2 के लिए यूज करते हैं। सो टेट्रामिथाइलिन कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है COOH। सो यहाँ पे आपको नाम इंडिकेट हो रहा है, हाँ ये केमिकल नेम। लेकिन एडिपिक एसिड सुन के हमें कुछ शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखें आपने करना क्या है। अब हमें पता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसी पॉलीमराइजेशन होती है जिसमें हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल भी निकलता है, और सिंपल मॉलिक्यूल याद रखिएगा ज़्यादातर वाटर निकलता है।
अब देखें यहाँ से आपने क्या रिमूव करना है, H, ठीक है। यहाँ से भी आप क्या रिमूव करेंगे, H। यहाँ से आप क्या रिमूव करेंगे, OH। और यहाँ से भी आप क्या रिमूव करेंगे, OH। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर। अरे बेटा, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। इसी तरह से ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। तो 2 वाटर आपके पास रिमूव हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, इसमें से आपने क्या रिमूव करना है, इसमें से आपने रिमूव करना है H, ठीक है, इसमें से आपने रिमूव कर दिया H। इसी तरह से इसमें से भी आप क्या रिमूव करेंगे, H। इसमें से आपने क्या रिमूव करना है, OH। और लास्ट वाले में से भी आपने क्या रिमूव करना है, OH, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। एक वाटर तो ये हो गया, और एक वाटर ये बन जाएगा, ये वाला H और OH। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एलिमिनेट हो रहे हैं, इसलिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब खुद देखिए, जब यहाँ पे NH2 था, जब मैं यहाँ से H निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ NH। यहाँ से तो हमने कुछ नहीं किया था, ये बिल्कुल एसिडिस आ गया। फिर यहाँ से भी हमने H रिमूव किया था, तो यहाँ भी क्या बच गया, NH। यहाँ से हमने OH रिमूव किया था, तो क्या आ गया, CO। यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल एसिडिस आ गया। यहाँ पे COOH में से जब OH रिमूव करूंगा तो क्या बनेगा, CO। और साथ में आप क्या लगा देंगे, N, क्योंकि एक पॉलीमर है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि नायलॉन को हम पोलीअमाइड भी कहते हैं, नायलॉन को हम पोलीअमाइड भी कहते हैं। हो सकता है एग्जाम के अंदर वो आपको नायलॉन का नाम ना लिख के दे, हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको वो पोलीअमाइड लिख दे। तो आपने याद रखना है कि नायलॉन को हम पोलीअमाइड भी कहते हैं, पोलीअमाइड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगली प्रिपरेशन कर लेते हैं पॉलिस्टर के ऊपर, ठीक है। सो पॉलिस्टर इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ टेरेप्थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब टेरेप्थैलिक एसिड भी एक कॉमन नेम नहीं है, सॉरी कॉमन नेम है, केमिकल नेम नहीं है। टेरेप्थैलिक एसिड आपको नाम पढ़ के कुछ समझ नहीं आएगा कि इसमें ये इतने ये इतने ये इतने, तो मजबूरी इसका भी फॉर्मूला हमें याद करना है। आपने क्या करना है, बेंजीन, ये वही बेंजीन रिंग है, अभी आपने जो बेंजीन पढ़ा है ना, ये वही बेंजीन रिंग है, बस आपने उसे लिटा दिया है और कुछ नहीं किया। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। बस आपने पहले हमने बेंजीन यूं खड़ा पढ़ा था, अब ये बेंजीन बेचारा लेट गया है और कुछ नहीं किया। इसके दोनों तरफ आप COOH लगा देंगे तो ये बन जाता है टेरेप्थैलिक एसिड, ठीक है। साथ में आपके पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। सो इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH। तो दोनों तरफ OH लगाना है, बीच में आपने CH2 लगाना है, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला। फॉर्मूला जाहिर है आपने याद करना पड़ेगा, मजबूरी है। अब आपने करना क्या है, ये देखें, याद रखिएगा, आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, OH रिमूव करना है, फिर आपने क्या करना है, H रिमूव करना है, क्योंकि हमें सिंपल मॉलिक्यूल के लिए वाटर रिमूव करना है ना। जैसे हमने वहाँ वाटर रिमूव किया था, ऐसे हम बिल्कुल यहाँ करेंगे। इसी तरह से फिर OH और फिर H। तो आपने क्या करना है, OHH क्या फॉर्म हो जाएंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो देखें क्या बनेगा, यहाँ से जब मैं OH निकाल दूंगा तो क्या, अच्छा देखें, ये HOOC है ना, तो इसको आप COOH भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। HCOO बुक में ऐसे लिखा हुआ था, मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन आप COOH लिखेंगे एग्जाम में तो मार्क्स नहीं कटेंगे। तो COOH बीच में बेंजीन है। यहाँ से जब आप OH निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ CO या OC, मर्जी है, CO लिख दो, OC लिख दो। फिर ये बेंजीन रिंग आ गई। फिर आपने H को रिमूव करना है तो क्या बचा, COO, ये बच गया COO। फिर OH को रिमूव करेंगे तो क्या, ये तो OH तो पूरा ही निकल जाएगा, क्या बचेगा, CH2, ये लिख दिया CH2, फिर CH2, फिर CH2 आ गया। और लास्ट में से हमने क्या रिमूव करना था, H, तो सिर्फ वो बच गया। देखिए जब आप नायलॉन पढ़ रहे होंगे तो नायलॉन के अंदर आपने H OH ऐसे रिमूव करने, और जब आप पॉलिस्टर पढ़ रहे होंगे तो पॉलिस्टर में आपने OH ये सीक्वेंस याद रखनी है, आपके पास पॉलीमर बन जाएगा। अब याद रखिएगा, जिस तरह से नायलॉन को हम पॉलीअमाइड कहते हैं, इसी तरह से पॉलिस्टर के भी नाम है। हो सकता है एग्जाम में वो आपको दूसरा नाम दे दें, तो मैं यहाँ पे आपके लिए नेम मेंशन कर रहा हूँ, आप इसे उतार लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पॉलिस्टर को हम ट्राइलिन भी कहते हैं, ठीक है।
इसके अलावा इसे हम डेक्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे नाम आपको नहीं याद रखने, एग्जाम में वो किसी नाम से भी पूछ सकता है। और इसे हम डेक्रॉन भी कहते हैं, इसे हम सेवलॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से अच्छा एक और नाम जो आपने सुना भी होगा, टेट्रॉन, इसे हम टेट्रॉन भी कहते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे रशिया इसे सेवलॉन पढ़ती है, तो कुछ कंट्रीज इसे ट्राइलिन पढ़ते हैं, कुछ कंट्रीज इसे डेक्रॉन पढ़ते हैं, कुछ कंट्रीज इसे सेवलॉन पढ़ते हैं, कुछ कंट्रीज इसे टेट्रॉन पढ़ते हैं। सो जब कंट्री टू कंट्री इसका नाम वेरी कर रहा है एक ही चीज़, लेकिन कुछ कंट्रीज इसे कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कंट्रीज इसे कुछ पढ़ रहे हैं। अलग अलग नाम है, यूएसए में कुछ पढ़ा जाता है, यूके में कुछ पढ़ा जाता है, रशिया में सेवलॉन पढ़ा जाता है, सो जापान में टेट्रॉन पढ़ते हैं हम। तो कंट्री के अकॉर्डिंगली हमने इनके नाम रखे हैं। तो आपको ये तो याद नहीं रखना कि कौन सा किस कंट्री में पढ़ा जाता है, लेकिन बस आपने ये याद रखना है कि पॉलिस्टर को ट्राइलिन, डेक्रॉन, सेवलॉन और डेट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। बुक्स में मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से किसी एक साल में नाम आया हुआ है, सो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। सो ये आपने याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। अब हम अपनी लास्ट प्रिपरेशन पे आ जाते हैं, बस रेयॉन के ऊपर, ठीक है। रेयॉन क्या है, देखें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने देखें आपको पता है रेयॉन हम किस फाइबर के लिए यूज करते हैं वर्ड, रेयॉन हम उस फाइबर के लिए वर्ड यूज करते हैं जो कि हम सेल्यूलोज से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या लेना है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का फॉर्मूला होता है ROH, ठीक है। उसका आपने रिएक्शन किससे कराना है, NaOH से। सो आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा, विस्कस रेयॉन। याद रखना है कि अच्छा अब जो सेल्यूलोज है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, वरना बहुत सारे केमिकल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। सो सेल्यूलोज को डिसॉल्व करने के लिए हम एक केमिकल यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड CS2। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि जब भी आप रेयॉन प्रिपेयर करते हैं तो रेयॉन में हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि रेयॉन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। तो आपने एक केमिकल तो सेल्यूलोज ही लेना है, साथ में आप क्या लेंगे, NaOH। NaOH उसे ब्रेक करेगा, और सेल्यूलोज को डिसॉल्व कौन करेगा, सेल्यूलोज वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, सेल्यूलोज को डिसॉल्व करने के लिए आपने केमिकल यूज करना है, डेट इज CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, CS2। सो तीनों केमिकल्स ले लेते हैं, ये हमारे पास सेल्यूलोज हो गया, ये हमारे पास CS2 सॉल्वेंट है, ये हमारे पास NaOH है, कॉस्टिक सोडा। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था प्लास्टिक्स पढ़ाते में कि जब भी आपके पास डबल बॉन्ड होगा अगर इक्वेशन के अंदर तो वो ब्रेक होगा, ऐसा ही है। अब इस CS2 का अगर मैं आपसे स्ट्रक्चर डिस्कस करूं तो ये CS2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, याद रख लीजिएगा, शायद आगे भी काम आ जाए। CS2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, देखें S2 है, C एक ही है, जो चीज़ कम होती है वो सेंटर में आ जाती है। कार्बन एक था इसलिए मैंने कार्बन को सेंटर में लगा दिया, इधर भी सल्फर है, डबल बॉन्ड के साथ सल्फर इधर होता है, और डबल बॉन्ड के साथ ही सल्फर इधर होता है। ये स्ट्रक्चर है CS2 का। जाहिर है जब रिएक्शन होगा तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, बात समझ आई। ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर आपके पास जो CS2 है इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है, एक नहीं दो डबल बॉन्ड है। जब रिएक्शन होगा तो उनमें से एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जब वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो देखिए वो डबल बॉन्ड आपको किस तरह से दिखेगा, इसी भी देख लीजिए। जब वो डबल बॉन्ड हम ब्रेक कर देंगे तो ये देखेंगे इस तरह से नजर आएगा। हमने क्या किया, हमने एक डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। जब एक हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो कार्बन की दो वैलेंसीज हो गई फ्री, ठीक है। कार्बन की दो वैलेंसीज हो गई फ्री, क्योंकि कार्बन की होती है टोटल 4 वैलेंसीज। तो जब हम डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो दो वैलेंसीज हो गई फ्री। अब आ जाइए NaOH में, देखें यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो OH है, आपको पता है NaOH एक बेस है, जिसकी वजह से बेस की डेफिनेशन क्या होती है कि वो NaOH को डोनेट करता है। तो यहाँ से आप OH रिमूव करेंगे, यहाँ से आप H रिमूव करेंगे, ये क्या बन गया, वाटर। सो एक तो आपके पास वाटर बन जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचा, एक आपके पास Na बचा है और एक आपके पास OR बचा है। सो आपने ये अटैच करने, ठीक है, और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपने सल्फर लगाना है, यहाँ पे मिस हो गया है हमसे, तो यहाँ पे सल्फर लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस है, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे सल्फर। सो हुआ क्या है, यहाँ पे एक सल्फर मैं मेंशन कर देता हूँ,
ठीक है, हमने क्या किया है, हमने इसका एक डबल बॉन्ड तोड़ दिया। जब एक हम इसका डबल बॉन्ड तोड़ देंगे तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा। ठीक है, जिसमें से आपने करना क्या है, अब NaOH का OH और सेल्यूलोज का H मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और आपके पास बचा क्या है, एक जगह पे आपके पास RO बचा है, तो ये हमने लिख दिया RO। ठीक है, और एक जगह पे आपके पास क्या बचा है, सोडियम, तो ये मैंने मेंशन कर दिया सोडियम। इस केमिकल को हम पढ़ते हैं विस्कस रेयन, या फिर हम इसे पढ़ते हैं सोडियम जेंथेट, ये दोनों नाम। अब हो सकता है एग्जाम के अंदर आपके पास विस्कस रेयन लिख के ना दे, वो हो सकता है आपको सोडियम जेंथेट लिख के दे दे। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसे हम सोडियम जेंथेट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास जो फाइबर प्रिपेयर होगा वो थोड़ा सा इरेगुलर शेप का होगा। अगर आप उसे फाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप फिर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के ज़रिए वो फाइन थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो एक फिजिकल प्रोसेस भी है फाइन थ्रेड्स में कन्वर्ट करने का, जो कि हम सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू कर रहे होते हैं। बस यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड हो गया।